हेलो। ठीक है। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम हिस्ट्री की क्लास में लेसन नंबर 28 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं और लेसन नंबर 25 में कोल्ड वार के बारे में, और इससे पहले हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो भी हमने देखे थे। तो उसके बाद ये जो लेसन है ये आपकी सेकंड बुक का लास्ट लेसन है। इसके बाद आपकी लेसन जो बुक 3 है उसमें 3 लेसन और रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेसन नंबर 28 आज का जो लेसन है इसका नाम है 20वीं सदी में सकाफती तब्दीली। 20वीं सदी जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई, और किसी एक मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तब्दीली देखने को मिली। तो ये चैप्टर उसी के बारे में है। कुछ जो 20वीं सदी, पहले हम समझेंगे 20वीं सदी क्या है, अभी कौन सी सदी चल रही है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि 20वीं सदी कौन सी है, 31वीं सदी, 21वीं सदी कौन सी है। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 ईस्वी। कौन सी सदी चल रही है, यह है 21वीं सदी। ठीक है, सन 2000 से 21वीं सदी शुरू हो गई। अभी जो चल रही है कौन सी सदी चल रही है, 21वीं। हम बात करेंगे 20वीं सदी में जो तब्दीली आई उसकी। 20वीं सदी कौन सी हुई, तो आप लगा लीजिए सन 1900 से जो 1999 तक, यानी कि ये जो 100 साल हैं, ठीक है, इसको बोला जा रहा है 20वीं सदी। तो सन 1900 से 1999 तक जो तब्दीलियां आई इस सदी में, इस टाइम पीरियड में, जिसको हम बोलते हैं 20वीं सदी, इस सदी में जो तब्दीलियां आई उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी तब्दीली, सकाफती तब्दीली। ठीक है, सकाफत आपने पढ़ा होगा, सकाफत के बारे में जानते होंगे आप, नहीं जानते होंगे तो वह भी आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, 20वीं सदी का तज़किरा अक्सर इस सदी में पेश आने वाले अहम वाक़यात की वजह से होता है। अच्छा, पिछले जो आपने 2-3 लेसन पढ़े हैं उसमें जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आपने पढ़ी वो सब कब हो रही थी, सब 20वीं सदी में ही हो रही थी। आप चाहे आप उसको देख लीजिए, जो पहली आलमी जंग होती है 1914 में, ठीक है, दूसरी आलमी जंग होती है वो भी 20वीं सदी में ही है, और कोल्ड वॉर शुरू होता है, स्पेस वॉर शुरू होता है, और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब का इन्वेंशन होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई 20वीं सदी में कि उससे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उसका असर देखने को मिला। तो हमारे लिए ये सदी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इतनी ज़्यादा तरक्की हुई इस सदी में जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र यहाँ किया गया है कि 20वीं सदी का जिक्र हम उस सदी में होने वाले वाकयात की वजह से करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है बाल्शवेक इनकलाब। ये कौन सा इनकलाब था, जो आपने पढ़ा था, रशियन इनकलाब, जो रूस में लेनिन के की जो सदारत में जो इनकलाब हुआ था, जहां उन्होंने जो राजशाही थी उसको उखाड़ फेंका था, और मजदूरों की और जो बोल्शेविक पार्टी थी इन्होंने सरकार बनाई थी, मजदूरों और किसानों की सरकार। वहां से एक नया नजरिया शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये एक बड़ी घटना थी इतिहास की। इसके बाद इसी सदी में 2 आलमी जंग होती हैं जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है। पूरी दुनिया पर इन जंगों का असर पड़ता है। इतने बड़े लेवल पर पहले कभी जंग नहीं हुई थी। 2 आलमी जंग होती हैं इसी सदी के अंदर। और फाशिज्म आपने देखा, फाशिज्म की शुरुआत होती है। फाशिज्म क्या, एक ऐसा नजरिया जिसमें मतलब काफी जो अपने विचारों में एक्सट्रीम होते हैं कि सिर्फ मैं ही सही हूं, मेरा ही हुक्म चलेगा। ना वहां जमहूरी कोई ताकत होती है, ना किसी का वहां किसी की वोट ली जाती है, ना मशवरा लिया जाता है। जो किसी एक नेता ने कह दिया वही मान लिया जाता है, जिसको बिल्कुल जो लोग बिल्कुल अंधा विश्वास कर लेते हैं एक तरह से, उस तरह का कि एक ही इंसान पर इतना यकीन कर लेना कि उसकी गलत बात को भी सही माना जाए। तो फाशिज्म की शुरुआत आपने देखी में इटली में देखी आपने, और वैसे ही फिर आपने हिटलर को जर्मनी में देखा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं फाशिज्म के एक्सट्रीम एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर इसी सदी में 9 आबादी राज्य से एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों की आज़ादी, ये भी एक बड़ी घटना थी।
इसी सदी में बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है, और इसी सदी में बहुत सारे नए मुल्क भी बने। जैसा आपने देखा, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के हिस्सा थे, इसी सदी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। अफ्रीका में भी बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, जो पहले किनके कंट्रोल में थे? यूरोपियंस के कंट्रोल में थे। कहीं पर फ्रेंच उन्होंने कब्जा कर रखा था, कहीं पर ब्रिटिशर कब्जे में उन्होंने उनके कब्जे में थे, कहीं पर फ्रेंच लोग थे, पुर्तगीज थे, डच थे। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे मुल्कों को गुलाम बना रखा था, उन पर कब्जा कर रखा था। तो दूसरी आलमी जंग के बाद बहुत सारे मुल्क आज़ादी हासिल करते हैं और नए मुल्क वजूद में आते हैं। तो इतने बड़े चेंजेस होते हैं इस सदी में, 20वीं सदी में। ये सब कब हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है 1945 में, उसके बाद आपने देखा 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है, और उसके साथ दूसरे नए मुल्क बनते हैं। तो ये सब कब हो रहा था? 20वीं सदी में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ यहाँ पिक्चर देख लीजिए। इन्होंने दिखाया गया है कि बाल्शविक का इनकलाब हुआ था, अफ्रीका में आज़ादी। ठीक है, पर्ल हार्बर पर हमला, जो दूसरी आलमी जंग हो रही थी, वहां जब जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर, और उसके बाद अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया था। ठीक है, इटली में फाशिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पर। इथोपिया की आज़ादी, पहली आलमी जंग में खंदक का मंजर यहाँ दिखाया गया है। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं, इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 20वीं सदी के अहम वाक़यात: बाल्शविक इनकलाब, आलमी जंगें, फाशिज्म, एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों की आज़ादी। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, यह है जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, जो इनकलाब हुआ था रूस में, जिसमें जो कई सालों से, कई सदियों से जो बाकायदा राजा का बेटा राजा बनता आ रहा था, वो वाला सिस्टम वहाँ ख़त्म किया जाता है इस इनकलाब के बाद। और यहाँ भी एक तरह से फिर फाशिज्म की शुरुआत होती है जर्मनी में। इटली, इसमें आप देख सकते हैं हिटलर को। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914, पर्ल हार्बर अटैक, इनके मंजर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद तवील मुद्दती तब्दीलियाँ और सकाफती तब्दीलियाँ। माशरती तब्दीलियाँ ज़बरदस्त वाक़यात से नहीं बल्कि सुस्त तब्दीलियों से भी आती हैं। जो तब्दीलियाँ धीरे धीरे होती हैं, उससे क्या होता है, हमारे पूरे मुआशरे में, पूरा मुआशरा हमारा धीरे धीरे तब्दील होता है, एक साथ तब्दील नहीं होता। 20वीं सदी में आबादी में इजाफा, शहरीकारी यानी अर्बनाइजेशन, और मजदूर तबके की तरक्की शामिल हैं। ये चेंजेस हुए, आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होता है। पहले जो दो आलमी जंग हुई थी, उनमें आबादी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी जंगों की वजह से। शहरकारी हुई, लोग गांवों से शहरों की तरफ रुख करने लगे। ठीक है, और मजदूर तबके की तरक्की, यहाँ तक कि मजदूर लोगों ने सरकार भी बना ली अपनी, इतनी ज़्यादा तरक्की देखी गई। ठीक है, सकाफती तब्दीलियाँ कैसी? यानी लोगों के इक़दार, रवैये और फ़नून में तब्दीलियाँ आई। ये तब्दीलियाँ सुस्त थी और तवील मुद्दती थी, जो बाज़ औक़ात लोगों के लिए नज़र नहीं आती, क्योंकि जो सुस्त धीरे धीरे जो तब्दीलियाँ होती हैं वो नज़र में नहीं आती। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम आज का 2024 का और 100 साल पीछे जाएं 1924 का, हम अगर दोनों को देखें एक साथ, ठीक है, तब हमें दोनों ईयर का 1924 2024, हम इन दोनों को एक साथ देखें, तब हमें ये तब्दीली नज़र आएंगी कि 100 साल पहले का मुआशरा कैसा था, तब की सकाफत कैसी थी, और आज कैसी है। तो आप देखेंगे कितना बड़ा चेंजेस आ चुका है आज के दौर में, इन 100 सालों में। ठीक है, तो सकाफती तब्दीलियां आपने पढ़ लिया। 20वीं सदी में सकाफती तब्दीलियां। अब सकाफत जो वर्ड है, सकाफती तब्दीलियां कोई एक तरह की तब्दीली नहीं। सकाफत जो वर्ड है वो खुद में ही एक, इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि सकाफत है क्या। जो सकाफत आप वर्ड पढ़ रहे हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट था बाकायदा आपका, हिंदुस्तानी सकाफत और विरासत। तो सकाफत आप इस डायग्राम के से समझ सकते हैं, सकाफत के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। सकाफत के अंदर आ गया आपकी लैंग्वेज, आपके कस्टम्स, रिचुअल्स, आपका बिहेवियर, आपका रिलीजन, मजहब, आपका खान पान का तरीका, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, किस तरह के फनून हैं, आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स, ये सब मिलकर, इन सब को मिलकर हम कह सकते हैं कि ये बनता है कल्चर।
ठीक है। तो सकाफत यानी कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अमूमी तारीफ इसकी ऐसे दी जाती है कि सकाफत किसी कम्युनिटी की जिंदगी का मुकम्मल अंदाज है। अब किसी कम्युनिटी, किसी समाज की जो जिंदगी होगी उसमें सब चीजें शामिल होंगी, ये सब जिंदगी का हिस्सा ही है, ये सब चीजें शामिल हैं, तो उसका जो अंदाज है जिंदगी जीने का वही सकाफत है, क्योंकि उसमें ये सब चीजें शामिल हैं। ठीक है, जिसमें जैसे रस्म रिवाज, उनके आदात रिवाजात, ये सब शामिल है सकाफत में। अब देखते हैं फुनून इसमें आ जाता है, जैसे मौसीकी, रक्स, अदब, ये सकाफती शिनाख्त का हिस्सा है और मुख्तलिफ कौमों की खूबसूरती को पेश करते हैं। आप देखेंगे जो हिंदुस्तानी फनून में, जैसे हिंदुस्तानी मौसीकी अलग है, रक्स अलग है, यहाँ का अदब अलग है। आप चले जाइए जापान की तरफ, वहाँ बिल्कुल अलग चीज़ें मिलेंगी, उनकी मौसीकी, रक्स, अदब, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का कल्चर अलग है, यह हिंदुस्तानी कल्चर, वहाँ का कल्चर अलग है, वो है जापानी कल्चर। ठीक है। मुआशरी रिवायात, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आदत शामिल होती है इसमें, जैसे खाना पीना, खाने पीने का तरीका, लिबास, उनके त्यौहार किस तरह से मनाते हैं, ये सब आप समझ रहे हैं सकाफत क्या होता है। ठीक है। वैसे इसमें शामिल हैं, इक़दार शामिल हैं, जैसे बुजुर्गों का एहतराम करना, ख़ानदानी ताल्लुकात, ये भी सकाफती शिनाख्त का हिस्सा हैं। इसमें तारीख़ी पहलू भी आ जाते हैं, जो माजी की रिवायत और तजुर्बात की अक्कासी करती हैं। ठीक है। और कौम की तारीख और तरक्की भी इसी का हिस्सा है ये चीज़ें भी। मादी सकाफत में अगर देखें, जैसे मिट्टी के बर्तन, जेवरात और इमारतें जो माजी की ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं, उनके ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं कि जैसे आपने शुरू में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ से ऐसी चीज़ें मिली हमें, मिट्टी के बर्तन, वहाँ के जेवरात पुराने 5,000 6,000 साल पुराने, तो हम उनसे भी उनके कल्चर का, उनके रहन सहन का, उनकी सकाफत का पता लगाते हैं। ठीक है। तो ये होती है सकाफत। सकाफत के अंदर कोई एक चीज़ नहीं है, सकाफत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा जिंदगी का पूरा जो तरीका है, पूरा जो अंदाज है, वो शामिल है सकाफत के अंदर। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सकाफत में तब्दीली, यानी इन सब चीज़ों में तब्दीली आप देखेंगे कैसे हुई 20वीं सदी में। ठीक है। लैंग्वेज में भी तब्दीली होती है, बिलीव्स में भी तब्दीली होती है, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक जो फनून हैं उनमें भी तब्दीली आप देखेंगे, खान पान के तरीकों में आप तब्दीली देखेंगे, फेथ और रिलीजन में क्या तब्दीली आई, बिहेवियर, रिचुअल्स, कस्टम्स और लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा इनमें क्या कैसे तब्दीली आई वो आप देखने वाले हैं। तो चलते हैं। सकाफत सभी को समझ आ गई? सकाफत क्या है, एक वर्ड सकाफत, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सब क्लियर है इस बारे में? किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपसे एक नंबर में, एक लाइन में सकाफत की तारीफ पूछ ले, सकाफत असल में होती क्या है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिखेंगे बताइए? जी, एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि सकाफत किसी कम्युनिटी या किसी समाज की ज़िंदगी का मुकम्मल अंदाज है, जिसमें वहाँ के रस्म व रिवाज, आदात, रिवायात, ज़बानें, खाने पीने का तरीक़ा, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। अब चलते हैं वन बाई वन, सकाफत के किन किन पहलू में यहाँ तब्दीली आती है 20वीं सदी के अंदर। हाँ, सकाफत की खसूसियत ये है कि सकाफत वक्त के साथ बदलती है, सकाफत वक्त के साथ बदलती है, नए तजुर्बात, नज़रियात और असरात के साथ उसमें जैसे जैसे शामिल होते रहते हैं, सकाफत बदलती रहती है। ये तब्दीलियाँ सुस्त होती हैं लेकिन मुस्तकिल होती हैं, जो माशरती तरक्की की निशानदही करती हैं। क्लियर है? कैसे? फिर वही एग्जाम्पल लीजिए, आज का हिंदुस्तान देखिए 2024 और 1924 का हिंदुस्तान लीजिए,
और उसमें एक वर्ग ले लीजिए कि आज के नौजवान और 1924 के नौजवान, हिंदुस्तानी नौजवान, उनका ये एग्जाम्पल ले लीजिए। उनका रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, उनकी जबान कैसी थी 1924 में, और आज के नौजवानों का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, उनके काम क्या क्या काम करते हैं, वो कौन से काम हैं, ठीक है, जबानें कैसी हैं। तो आप इसमें एक बड़ा फर्क देखेंगे। और ये फर्क अचानक नहीं आया कि अचानक से कि भाई 1924 में ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में अपना धोती कुर्ता पहनते थे और अचानक से कि सब पैंट शर्ट पहनने लगे, जीन्स आ गई, जीन्स पहनने लगे, टी शर्ट पहनने लगे। एकदम से थोड़ी हुआ, धीरे धीरे हुआ, ठीक है। यहाँ धीरे धीरे अंग्रेज आए, उनका असर हुआ, अंग्रेजों का असर हुआ, तब ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ऐसे ही 1924 में ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो भी स्कूल जा रहा है हर बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। उस वक्त में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन ज़बानों के बल्कि आप देखेंगे जो सरकारी ज़्यादातर काम हुआ करते थे वो फारसी, उर्दू, इन ज़बानों में हुआ करते थे। आज आप देख लीजिए, आज आप देखेंगे हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है। तो ये जो तब्दीली आई, सकाफत तब्दील हुई ना वहाँ की, हिंदुस्तान की, तो ये 100 साल में तब्दीली हुई और धीरे धीरे सुस्त रफ्तार से तब्दीली हुई जो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। ये सकाफत की एक खुसूसियत थी कि सकाफत तब्दील होती है। अब देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं 20वीं सदी में। बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की होती है साइंस और टेक्नोलॉजी की 20वीं सदी में। 20वीं सदी की सबसे बड़ी कामयाबी साइंस और टेक्नोलॉजी की बेपनाह तरक्की है। पहली लाइन में आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। 20वीं सदी की सबसे बड़ी कामयाबी जिसका असर आज आप देख रहे हैं, जो इतनी चेंजेस हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे कल्चर में आए हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बेपनाह तरक्की है। अगर हम ऐसा कहें कि 20वीं सदी में, 20वीं और जो 21वीं सदी, जितने 24 साल अभी हुए हैं 21वीं सदी के, जितना चेंजेस इन 125 सालों में या 100 सालों में, हम ये कहें पिछले 100 सालों में जितनी तरक्की साइंस ने पिछले 100 सालों में की है, उतनी तरक्की उससे पिछले अगर हम 500 साल देखें तब नहीं हुई होगी जितनी इन 100 सालों में हो चुकी है। समझ रहे हैं आप, इतनी ज्यादा तरक्की हुई है। अब देखिए तरक्की कैसे होती है, नई नई चीजें बनती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई ईजादात होती हैं। और ईजाद कब होती है, जब उसकी जरूरत पड़ती है। एक वाक्य है कि जब जिस चीज की जरूरत होती है तभी उसका आविष्कार होता है। आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कि जब मान लिया जैसे पहली आलमी जंग हो रही थी, उस वक्त में एरोप्लेन की इजाद होती है। जर्मनी अपना एरोप्लेन भेज देता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वाले पहले बार देखते हैं भाई ये इतनी रफ्तार से ये कौन सा इनका ऐसा हथियार है जो हवा में उड़ रहा है और नीचे बम बरसा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उसका भी तौर ढूंढा कि हमें पता चल जाए कि जब ये इनका जो हवाई जहाज है हमारे देश में, हमारी जो देश की हवाई सीमा है उसके अंदर आए, तो हमें पता चल जाना चाहिए कोई दुश्मन का जहाज हमारी हवाई सीमा के अंदर है। तो वहां आविष्कार होता है रडार का, जो पता लगा लेता है कि हवाई जहाज इस सीमा के अंदर अंदर है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, एक जरूरत पड़ी कम्युनिकेशन की, कोई खबर एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। उस वक्त में तार वगैरह चला करते थे, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता था एक खबर दूसरी जगह पहुंचाने में। अब जंग के मैदान में अगर खबर में टाइम लग जाता है, सही अंदाज में नहीं पहुंचती है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो तेज हो, इसकी जरूरत थी और उस पर फिर काम हुआ, और आपने देखा आज कम्युनिकेशन कितनी फास्ट हो चुकी है। तो जैसे जैसे इंसान को जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे इंसान ने तरक्की की। ये तरक्की हर पहलू पर असरअंदाज हुई। तफरीह की फील्ड में आप देखें, तालीम की फील्ड में देखें, नकलो हमल में देखें, मुवासलात में देखें। नकलो हमल में आप देख लीजिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज बन चुके हैं। मुवासलात में आप देख लीजिए आज इंटरनेट का दौर है, ठीक है। तो आज तो
अगर आपको अमेरिका कोई मैसेज भेजना है, 1 सेकंड नहीं लगे कि आप मैसेज भेज देंगे। क्या 1924 में या उससे पहले ये मुमकिन था? बिल्कुल नहीं था। तो ये तरक्की आपने देखी। जदीद टेक्नोलॉजी ने गाड़ियां, हवाई जहाज, रेडियो, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मोबाइल फोन जैसे नए मसनूआत मुतारिफ करवाए। ये जो आप देख रहे हैं ना, कब मुतारिफ हुए? 20वीं सदी में। नई नई तरह की फास्ट गाड़ियां आ गई, हवाई जहाज, सुपरसोनिक हवाई जहाज हमने देखे, रेडियो, कंप्यूटर की इजाद होती है, सैटेलाइट की इजाद होती है, मोबाइल फोन आते हैं 20वीं सदी में ही। ठीक है। इसके पीछे साइंसी तरक्यात थी, जैसे जोहरी तबियात, जीनियाती और मोलेक्युलर बायोलॉजी। जोहरी तबियात, जो आप एटॉमिक रिसर्च देखते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी भी यहाँ इजाद होती है, उससे भी फायदे उठाए जाते हैं। और जब एटॉमिक एनर्जी का पता चल जाता है कि हम इसका यूज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा यूज आपने देखा कहां पर? जब एटॉमिक एनर्जी के बारे में पता चला, उसका आविष्कार हो गया कि हम इससे एनर्जी बना सकते हैं। एटम जो होता है, जो परमाणु होता है, उससे हम बिजली भी बना सकते हैं, यूरेनियम वगैरह से। लेकिन आपने देखा कि उससे एटम बम बनाया गया और उसका इस्तेमाल किया अमेरिका ने किस पर? जापान पर। जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी, जो 2 बम गिराए गए थे वहां, वो पढ़े थे लास्ट लेसन में, वो भी एटॉमिक एनर्जी का आविष्कार होता है और उससे एक एटॉमिक बम का आविष्कार होता है, एटॉमिक बम बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल भी करा जाता है जापान के ऊपर। ठीक है। तो उस वक्त इसकी अमेरिका ने जरूरत महसूस करी होगी कि कोई ऐसा हथियार बनाया जाए कि एक ही झटके में पूरी की पूरी आबादी खत्म कर दे एक शहर की। इस तरह का हथियार उन्होंने बना लिया। ठीक है। और इसी सदी में जो मशहूर साइंटिस्ट आप देख सकते हैं, उनके कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ, जैसे मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। ये कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। मैरी क्यूरी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन पर काम करती थी ये। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं और जिनका इस्तेमाल हुआ एटॉमिक चीज़ें बनाने में। वैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप देख सकते हैं, ये फिजिक्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। इन्होंने नई नई थ्योरी दी और जो ग्रेविटी है, या हमारी जो दुनिया है, या जो सूरज है, उसके बारे में, स्पेस के बारे में, और रिलेटिविटी की इनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। वैसे ही होमी जहांगीर भाभा, ये हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया। जैसे जैसे साइंस बढ़ी, उसके साथ खौफ भी बढ़ा कि भाई जब ऐसा हथियार 1940s में ऐसा हथियार बन चुका था कि जिससे कुछ ही मिनट के अंदर पूरा का पूरा शहर खत्म कर दिया किया जा सकता था, तो ये खौफ भी बढ़ा कि कहीं ये इतना ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए कि दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो जाए, इंसान पूरी मखलूक को ही ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया को ही ख़त्म ना कर दें। इसका भी खौफ बढ़ा। जब कोल्ड वार हो रहा था, तो रूस और अमेरिका, जो आप दो देश देखे आपने अलग अलग, जिनके बीच में कोल्ड वार हो रहा था, तो उस वक्त में होड़ मची हुई थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक जो हथियार हैं वो बनाए, एटमी हथियार। तो इससे और ज़्यादा खौफ बढ़ा दुनिया के अंदर। इसके बाद अलग अलग ट्रीटीज़ हुई कि भाई अगर अमन बनाना है दुनिया में, तो ऐसे हथियार ख़त्म करने होंगे हमें। ठीक है। जदीद साइंस तबाहकन हथियार बनाने की ताकत रखती है और माहौलियात तवाज़ुन को ख़तरों में डाल सकती है। इस चीज़ का खौफ था। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जिनकी इन्वेंशन हुए थे 20वीं सदी के अंदर ही, जैसे टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट। ये सब 20वीं सदी में ही इसी की ईजादात आप देख रहे हैं। तो मैं इससे एक चीज़ ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि 20वीं सदी में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं जो पिछली सदियों में नहीं हो पाई। जेट इंजन 1930 में बन जाता है, ऑटोमोबाइल मॉडल टी 1908 में, स्पेसक्राफ्ट 1960 में, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी आप देखते हैं 1970 में, मोबाइल फ़ोन 1973 में, न्यूक्लियर पावर 1950 में, सोलर पैनल्स 1950 में। ये सब साइंस की फील्ड में हुई ईजादात हैं। ठीक है। चलिए, तो साइंस की तरक्की तो आपने देख ली 20वीं सदी में। अब चलते हैं फ़नून और अदब की तरफ। साइंस
जो तब्दीलें देखी वो भी कल्चर में ही शामिल हैं। सकाफत मैंने आपको बता दिया, वो भी सकाफती तब्दीलियां हैं। फ़नून और अदब ये भी सकाफत में शामिल हैं, इसलिए इसकी तब्दीलें देखिए। अब 20वीं सदी में फ़नून लतीफ़ा जैसे पेंटिंग, मौसीकी और अदब की तरक्की हुई, इनमें भी तरक्की हुई। जदीदियत, सोशलिस्ट हकीकत पसंदी और बाद की जदीदियत जैसे बड़े फ़नून के रुझानात उभरे हैं। 19वीं सदी के आखिरी रबे में जन्म लिया और आलमी असरात मुरतब किए। जदीदियत कहाँ जन्म लिया? यूरोप में 19वीं सदी के आखिरी में। अजीम जदीद फनकारों में पाब्लो पिकासो, क्यूबिज्म और जेम्स जॉइस, स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्शियस शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर हैं ये। पिकासो आपने सुना भी होगा नाम, पिकासो की पेंटिंग सुना है नाम, ये भी यूरोप के थे। बाज़ फनकारों ने सोशलिस्ट हकीकत पसंदी के जरिए समाजी तब्दील की उम्मीद का इजहार किया। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद अदीबों, ये आपने उर्दू में पढ़ा था, तरक्की पसंद तहरीक जो चली थी हिंदुस्तान में, वो भी 20वीं सदी में हुई थी। इसकी तहरीक ने समाजी मसाइल को उजागर किया। भाई इससे पहले का दौर देखें, हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी अलग अलग जो राजा महाराजा हैं उनके अंडर सरकारें चल रही थी, अलग अलग मुल्क थे और काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक माहौल था। तो उसी के हिसाब से जो पेंटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो राइटर है जो समाज में आजकल हो रहा है उसी के लिहाज से लिखेगा, ठीक है। और जब ये समाज बदलता है, 20वीं सदी आती है, तो उस वक्त के जो अदीब हैं, उस वक्त की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। तो जो समाज में तब्दीलियां हुई उससे इन पर भी असर पड़ा और फ़नून और अदब में भी तब्दीलियां देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसकी ज़बान, लैंग्वेजेस। ये भी सकाफत का हिस्सा है। तो सकाफत में तब्दीली आई तो ज़बानों में भी तब्दीली आप देखेंगे। देखिए ज़बानों में कैसे तब्दीली आई। पहले देखिए ज़बान जो है ये सकाफत का एक अहम जुज़ू है। ज़बान किसी भी सकाफत का बुनियादी हिस्सा है। ये इंसानी मुआशरा, शिनाख्त और इजहार का अहम ज़रिया है। ज़बान, कोई कौम कैसी ज़बान बोलती है, उसका जो कल्चर है। अब तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक जैसी ज़बान बोलने वाले हैं, ठीक है, या एक कल्चर के लोग हैं, तो ज़रूर वो एक दूसरे की ज़बान समझते होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ज़बान जो है वो सकाफत का बहुत अहम जुज़ है। ज़बानों का तब्दीली का दौर जो 20वीं सदी है, इसमें दुनिया की ज़बानों का नक्शा तब्दील हुआ। मकामी बोलियां और कदीम ज़बानें जैसे संस्कृत और लातीनी नई मुंतखब शुदा कौमी ज़बानों की जगह ले रही हैं। 20वीं सदी में क्या हुआ, जो मकामी ज़बानें थीं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जैसे आप देखेंगे संस्कृत हिंदुस्तान में देखें तो, और यूरोप में जाएं तो आप देखेंगे लैटिन ज़बान थी वहाँ, लैटिन जिसको आप बोलते हैं लातीनी ज़बान, ठीक है, ये ख़त्म होनी शुरू हो गई। लैटिन की जगह वहाँ आ गई इंग्लिश और दूसरी ज़बानें यूरोप की। हिंदुस्तान में देखें तो यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, उर्दू और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस है वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो 20वीं सदी में ज़बानों में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हुई। तादाद के लिहाज से देखें तो दुनिया में तकरीबन 6500 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें आधी से ज़्यादा ज़बानें छोटी कम्युनिटीज़ में बोली जाती हैं और ख़त्म होने के ख़तरे में हैं। 6500 में से जो आपकी आधे से ज़्यादा यानी 3500 के करीब इतनी ज़बानें जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि बहुत कम लोग उन ज़बानों को बोलते हैं। दुनिया की निस्फ आबादी की मादरी ज़बानों में से 10 बड़ी ज़बानें हैं जिनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। बड़ी ज़बानें ऐसी हैं जिनमें पहले शामिल है आपका इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, इस तरह की जो बड़ी ज़बानें हैं ये लगातार बढ़ रही हैं। 2 ज़बानों का इल्म, तालीम याफ्ता लोगों में 2 ज़बानों बायलिंगुअलिज्म का इल्म बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी ज़बान। अब आप कहीं भी चले जाइए, हायर स्टडी आप करेंगे तो एक तो जो भी स्टूडेंट होगा उसकी खुद की मादरी ज़बान होगी, पढ़ाई करने के लिए उसे इंग्लिश ज़बान सीखनी पड़ेगी आगे। तो यहाँ देखिए हमने 2 ज़बानों में तालीम याफ्ता लोग, अक्सर जो तालीम याफ्ता लोग हैं उन्हें कम से कम 2 ज़बानें आती होंगी। अंग्रेज़ी का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर अपनी कॉलोनी बसा ली थी,
मुल्कों को अपने कब्जे में लिया था। और वहाँ सिर्फ, जैसे आपने ईस्ट इंडिया वाला पार्ट पढ़ा इसमें हिस्ट्री में, वहाँ सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया बल्कि अपना कल्चर उन पर थोपा, अपनी ज़बानें उन पर थोपी, अपनी ज़बान इंग्लिश वो थोपी। तो जब कल्चर उनका आएगा, ज़बान उन पर आएगी, तो उसका असर तो बढ़ेगा ही। आप हिंदुस्तान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। शुरू में क्या हुआ था जब अंग्रेज आए थे कि जी सिर्फ हमें तिजारत करनी है। जब तिजारत ठीक ठाक होने लगी तो जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उसमें मुदाखलत करने लगे। ठीक है, फिर जो राजा महाराजा थे उस टाइम पावर में, उनको अपने उसमें लेने लगे। और फिर जब ये देखा कि भाई अब ये लोग कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें आपस में लड़वाया, तो फिर खुद इक़्तिदार में आ गए। और जब खुद का इक़्तिदार आ गया तो पॉलिसीज़ अपने हिसाब से बनाने लगे कि भाई अब पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश में ही कीजिए। ठीक है, अपना कल्चर लोगों पर थोपने लगे। तो आपने देखा जब इंग्लैंड यूके दुनिया के अलग अलग खित्तों पर अपना कब्जा कर रहा था, तो वहाँ उसने सिर्फ तिजारत के मकसद से ही, तिजारत का जो मकसद था उनका, उसके साथ अपने दूसरे मकासद भी, जैसे ज़बान, कल्चर, अपना मजहब, ईसाइयत, ये चीज़ें भी फैलाई। ठीक है, इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान में इंग्लिश आई तो उसके साथ हिंदी भी थी, दोनों को मिक्स करके लोग मिक्स ज़बानें भी बोलने लगे। अब देखते हैं अवामी रिवायात में कैसी तब्दीलियां आपको देखने को मिलती हैं। 20वीं सदी में रिवायती फ़नून जैसे कि पपेट शो, कहानी सुनाना, लोक नाच की हैसियत में कमी आई है। ये फ़नून अब ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में महदूद हो चुकी हैं। जो रिवायती फ़नून, जो इस तरह के फ़न थे पहले, फिर मैं वही एग्जांपल ले लूँगा, 100-150 साल पहले आप पीछे चले जाइए तो इस तरह के मोबाइल नहीं थे। ठीक है, मूवीज़ इस तरह की नहीं थी जिस लेवल पर आज आप देखते हैं, थिएटर्स नहीं थे। तो लोग अपना टाइम पास करने के लिए किस तरह की चीज़ें करते थे? पपेट शो, कठपुतली वाला शो आप देखे होंगे पुराने उसमें, जो कठपुतली से वो अपना शो कराते थे, या फिर लोग कहानी सुनाकर एक दूसरे को टाइम पास करते थे, लोक नाच हुआ करते थे। इस तरह की रिवायतें पहले हुआ करती थी। 20वीं सदी में जैसे जैसे साइंस और दूसरी चीज़ों ने तरक्की की, ये चीज़ें ख़त्म होने लगी। अब आप कहाँ ढूंढेंगे कि कोई आपको ऐसा कलाकार मिल जाए जो कठपुतली वाला, जो डांस कराता हो कठपुतलियों को अपनी उंगली से, इस तरह के शो करता हो। ठीक है, ये चीज़ें अब बहुत कम, कहीं बहुत जो एरिया, रूरल एरिया होगा वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जदीद तफरीही ज़राए, तफरीह के नए नए तरीके क्योंकि आ चुके थे, इसलिए ये जो पहले तफरीही ज़राए थे ये तकरीबन अपने ख़ात्मे पर पहुँच चुके। पुराने रिवायत जैसे कहानी, नगमे, अफसाने, जिनसे लोग ये लोगों के तफरीह के ज़राए थे। ठीक है, नस्लों के दरमियान ख्यालात और इक़्तिदार को मुंतकिल करने का ज़रिया थे। जदीद तफरीही ज़राए जैसे टेलीविज़न और फिल्मों के बाइस कमज़ोर हो गए। नए ज़राए आ चुके, अब लोग यहाँ तफरीह करने जाने लगे, टेलीविज़न पर फिल्में देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, और अब तो मोबाइल आ चुका है। तो आप ये देख चुके हैं कि 20वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की चेंजेस से, उसके जो डेवलपमेंट हुआ, उसके असर अवामी रिवायत पर भी पड़ा। फ़नून लतीफ़ा आपने देखा, और जो तफरीही ज़राए देखा, इन पर भी आपको असर देखने को मिला। मास मीडिया पर क्या असर पड़ा? नए मीडिया का इनकलाब, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स ने मालूमात हासिल करने और तफरीह के तरीक़ों में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपको आसानी से आप पूरी दुनिया की न्यूज़, पूरी दुनिया की खबरें आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये आप 100-150 साल पहले अगर सोचें, ये मुमकिन नहीं होता था जितना आज ये मुमकिन है। पहले ज़रा अगर 20वीं सदी में हम चले जाएं, 1950 से पहले, तो ज़्यादातर अखबार इसका एक ज़रिया हुआ करते थे खबरें पहुंचाने का। लेकिन और अखबार में ये होता है कि भाई जो घटना आज हुई, ठीक है, जो घटनाएं आज हुई हैं उनकी खबर छपती है और अगले दिन वो अखबार शाये होता है। तो आपको एक दिन बाद उस घटना के बारे में, जो चीज़ भी हुई है, उस खबर के बारे में पता चलता है एक दिन बाद। और आज क्या हो रहा है? आज अगर कोई चीज़, अगर कोई भी घटना हो रही है,
आप मान लीजिए अमेरिका में अगर जैसे इलेक्शन चल रहे हैं अभी, अमेरिका के इलेक्शन के अपडेट लाइव मिली सेकंड के अंदर आपको फौरन पता चलते रहते हैं। ठीक है, और उस वक्त में क्या था कि अगर आप दिल्ली में हैं तो मुंबई तक खबर पहुंचाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इनकलाब आपने देखा, ये तब्दीली देखी मास मीडिया के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इनकलाब आता है टेलीविज़न से। 1980 की दहाई में अमेरिका में ज़्यादातर ख़ानदानों के पास 2 टीवी सेट थे और बच्चों ने टीवी के सामने पढ़ाई या खेलने के मुकाबले में ज़्यादा वक्त गुजारा। इससे उन पर उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर भी असर पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं मजहब। मजहब में क्या चेंजेस आए 20वीं सदी के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी 20वीं सदी में। अब जब सकाफत पर असर पड़ रहा है तो मजहब भी सकाफत का हिस्सा है, मजहब भी सकाफत में आता है। तो देखिए, मजहब की कमज़ोर होती हैसियत। 20वीं सदी में मजहब की हैसियत में कमी आई। जदीद सेकुलर नज़रियात जैसे इंसानियत, कौम परस्ती और जमहूरियत ने लोगों के इफ्कार पर असर डाला। नए नए नज़रिए आए सामने हमारे। इससे पहले अगर हम कहें तो लोग ज़्यादा मजहब को मानने वाले होते थे, उनके अकायद मजबूत होते थे, लेकिन कुछ नए नज़रिए हमारे सामने आते हैं जिनको बोलते हैं सेकुलर नज़रियात, जिनमें इंसानियत और कौम परस्ती, नेशनलिज्म और जमहूरियत, ठीक है, डेमोक्रेसी, ये नए नज़रियात आप देखते हैं 20वीं सदी में जन्म लेते हैं। और फाशिज्म आपने देखा एक उसी दौर में। ठीक है, और एक रूस की क्रांति में भी देखा, वहाँ भी सोशलिस्ट जो नज़रिया था वहाँ का नज़रिया भी अलग था। इससे क्या हुआ, गैर मजहबी लोगों की तादाद 1900 ये बढ़ने लगी है। 1981 के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 10% लोगों ने खुद को गैर मजहबी या मुल्हद कहा, जबकि बहुत से लोग अब भी मजहबी तौर पर वाबस्ता हैं। तो साइंस की जो डेवलपमेंट हुई उसका भी असर इस पर पड़ा। कुछ लोग ऐसे हो लगे, एक नए तबके का जन्म यहाँ हुआ जो अपने आप को गैर मजहब कहते हैं कि हम किसी मजहब को नहीं मानते। उन लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, मजहबी रसूमात की तब्दीली। मजहबी रसूमात में इजाफा हुआ, मगर मजहब की हैसियत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमज़ोर हुई है। मिसाल के तौर पर 1990 में फ्रांस में सिर्फ 30% जोड़े चर्च में शादी कर रहे थे, जबकि एक सदी पहले के मुकाबले में जो कि ये कम है। पहले ईसाई में जो ईसाइयत है उसमें क्या होता है, जो शादी होती है वो चर्च में ही होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये ऐसी तब्दीली आने लगी कि ईसाई लोग चर्च से बाहर शादी करने लगे। ये पहले ये मजहब का हिस्सा था कि भाई शादी होगी तो चर्च में ही होगी, लेकिन अब इसमें चेंजेस आया। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप बोल सकते हैं, जदीदकारी के नाम पर, कि हम तो मॉडर्न हैं, हम क्यों चर्च में शादी करें या हम क्यों मस्जिद में जाकर निकाह करें। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, वहाँ भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं तालीम पर। तालीम की तरक्की होती है। मजहब के असर में कमी के साथ जदीद तालीम की बुनियाद सेकुलर और साइंसी इल्म पर रखी गई। मजहब के असर में कमी हुई और जदीद तालीम की बुनियाद मजहब पर नहीं, अब किस पर रखी गई, सेकुलर और साइंसी इल्म पर। तालीमी निज़ाम में तब्दीली। मगरबी ममालिक ने 19वीं सदी में स्कूल की तालीम को लाजमी और सस्ती बनाना शुरू किया। भारत में 1980 तक निस्फ आबादी नाख्वानदा थी, लेकिन हालिया 2 दहाइयों में यह शरह कम होकर 25% रह गई है। ठीक है, तो आप देखते हैं 20वीं सदी में तालीम में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, लोग बेदार हुए और अब ये माना गया कि तालीम जो है हर एक बच्चे का हक है कि वो तालीम हासिल करे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आप वही बात करें 20वीं सदी से पहले की बात करें, हिंदुस्तान में ही अगर आप देख लें, जो हिंदू कल्चर में जो बड़ी जात के लोग थे सिर्फ वही तालीम हासिल कर सकते थे। वो नज़रिया चेंज किया गया। और वैसे ही पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ मर्द हजरात ही तालीम हासिल कर सकते थे, ये तब्दीली भी आई।
सब लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 20वीं सदी में कल्चर के साथ जो तालीम है उस पर भी असर पड़ता है। और एक और बड़ी यहाँ चेंजेस आती है, वो है आलमगीरियत, यानी क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आलमगीरियत, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, 20वीं सदी के बाद जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो दुनिया जो है पहले से ज्यादा बेहतर तरीके आपस में जुड़ी। आज आप बोल सकते हैं कि दुनिया एक तरह से एक गांव बन चुकी है। कैसे? जैसे गांव में है, भाई गांव में आप किसी से भी फौरन बातचीत कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ठीक है, आप दुनिया में भी आज के टाइम में कहीं भी जा सकते हैं, इतना ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि भाई अगर 100 मील भी जाना है तो आदमी एक दिन का खाना रख के चलता था कि भाई इतनी दूर जा रहा हूँ, बीच रास्ते में कुछ हो जाए, क्या हो जाए, कहाँ कहीं खाने को मिले, पानी ना मिले, तो इस तरह से। ठीक है, आज अगर 100 मील जाए, आज अगर इंसान 100 मील अगर सफ़र करना हो उसे, तो क्या करेगा? खाना पीना लेकर चलेगा? नहीं, बोलेगा कि यहाँ तक के अगर प्यास भी लग रही है कि भाई वहीं जाके पी लूंगा, रास्ते में ले लूंगा पानी। ठीक है, अब इसको बड़े लेवल पर देख लीजिए, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, या आप एग्जाम्पल ले लिए हज का। जब पहले लोग जाया करते थे पानी के जहाज से हज करने जाया करते थे, तो कितने दिन लगा करते थे जी? 14, 15, 20 दिन, कितने दिन लगा करते थे? 10 से 20, इसके बीच में इतना वक्त लगता था पानी के जहाज से सऊदी अरब जाने में, हज करने जो लोग जाते थे। और आज जो जाते हैं, आज ही देख लीजिए आप, कितना टाइम लगता है। मुश्किल से 2.5, 3, 4 घंटे की फ्लाइट होती है, सिर्फ 4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। तो आप देख लीजिए, जो जिस सफर में पहले आपको 15, 20 दिन लग रहे हैं, वही सफर आप पूरा कर ले रहे हैं आज 4 घंटे के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से हम बोलते हैं कि दुनिया अब सिकुड़ चुकी है, एक गांव बन चुकी है। तो बेहतर तरीके से दुनिया के लोग आपस में जुड़े, आपस में कम्युनिकेशंस हुई, आना जाना ज्यादा हुआ, तो इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी एक ज्यादा मुनज्जम और मरबूत दुनिया की तश्कील ये बयान करती है। और इसमें आपने देखा भी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, नेशन ऑफ लीग्स बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद क्या बना? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जिसमें क्या हुआ कि भाई दुनिया के जितने भी देश हैं सब आइए एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं। सब लोग, दुनिया के जितने भी देश हैं सब आइए, यूएन के मेंबर बनिए, आपस में बैठकर बात करते हैं ताकि इंसानियत का भला हो सके। तो एक तरह से पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा। पहले इस तरह की लीक्स नहीं थी, कोई किसी की नहीं सुनता था, सब अपना अपना करते थे। ठीक है, तो आलमगीरियत अगर आपसे पूछ लिया जाए, आलमगीरियत 20वीं सदी का एक अहम तरक्की है जो एक ज्यादा मुनज्जम और मरबूत दुनिया की तश्कील को बयान करता है। इसमें कसीरुल कौमी तिजारत, कसीरुल कौमी तिजारत यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ज्यादा मुल्कों से तिजारत करना, सनत, मालियात, सियासी इदारे शामिल हैं, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी समाजी फोरम। इस तरह के इदारे शामिल हैं जिसमें दुनिया के तकरीबन सभी लोग मेंबर हैं, जिसके ये भी ग्लोबलाइजेशन की निशानी है। तिजारत, सनत और मालियात, ये भी ग्लोबलाइजेशन की निशानी है कि आप तिजारत कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ। अपना सामान यहाँ अगर आप बैठकर, मान लिया अपने गांव में, शामली के किसी गांव में, मैसूर के किसी गांव में बैठ के कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो बाहर बिक सकती है, बाहर उसकी डिमांड है, तो आप आसानी से बेच सकते हैं उसको। या आपको कोई बाहर की चीज मंगानी हो, ठीक है,
मान लिया आपको तुर्की से कोई चीज़ अशिया मंगानी है जो आपको पसंद आई, आसानी से मंगा सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वो आ जाएगी। पहले मुमकिन था? बिल्कुल नहीं था। पहले तो हमें यही मालूम नहीं होता था कि किस देश की क्या चीज़ मशहूर है, क्या फेमस है। अब आप उसको मंगवा भी सकते हैं। ठीक है। मालियाती इदारों का किरदार इसमें शामिल है। तहसील कौमी कंपनियों की तरक्की, आपने देखा होगा जिनको हम बोलते हैं एमएनसीज, जो कंपनीज होती हैं जो दुनिया के यानी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में काम करती हैं। एक ही कंपनी एक देश की है लेकिन अलग अलग मुल्कों में काम कर रही है वो। ठीक है, इनको बोलते हैं एमएनसीज। आलमी सतह पर माल और खदमात की दस्तियाबी, ख्यालात, खबरें और मालूमात की फौरी तरसील आलमगीरियत की निशानी है। आलमी रुझानात, आलमी मार्केट्स में फैशन, खुराक और तफरीह के नए रुझानात सामने आ रहे हैं जो आलमगीरियत की वसअत को जाहिर करते हैं। इसका अगर शुरुआत देखें 20वीं सदी से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ हमें इसका ज़्यादा तब्दील, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, चैलेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। मगरबी नज़रियात जैसे आज़ादी, बराबरी और जमहूरियत गैर मगरबी दुनिया में फैलने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि मगरबी इनफरादियत, मादियत और तन्हाई के मसाइल बढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ का जो नज़रिया है जिसमें वो शामिल करते हैं आज़ादी, बराबरी और जमहूरियत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ निगेटिव भी हैं, जैसे इनफरादियत, मादियत और तन्हाई। ये चीज़ें भी हैं वहाँ जो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तरक्की पजीर ममालिक की सूरत हाल, तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत, बदरुमानी और हुकूमती अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल आलमगीरियत के अमल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। आलमगीरियत क्यों इन मुल्कों में क्यों नहीं पहुँच पा रही जो तरक्की पजीर हैं, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें इन चीज़ों की वजह से आलमगीरियत में मुश्किल आ रही है। लेकिन वो भी चीज़ कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसे मुल्क भी सभी, ज़्यादातर आप अफ्रीका में देखेंगे, एशिया में देखेंगे, वो सब पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 20वीं सदी में सकाफती तब्दीलियाँ। आपने इसमें पढ़ा 20वीं सदी में सकाफती तब्दीलियाँ क्यों आई, क्योंकि 20वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया पर उसका अपना असर छोड़ा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, ठीक है, और रशियन रेवोल्यूशन, फाशिज्म, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने 20वीं सदी में देखी जिनका असर पूरी दुनिया में हुआ और उसकी वजह से सकाफत में तब्दीली आई। अब फिर आपने पढ़ा कि सकाफत होती क्या है। सकाफत में सब चीज़ें शामिल हैं, यानी मुकम्मल जिंदगी जीने का अंदाज। किसका? किसी एक आदमी का नहीं, किसी एक कम्युनिटी, एक समाज का, एक समाज का जिंदगी जीने का अंदाज में जो चीज़ें शामिल हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? सकाफत के अंदर। आपने इस डायग्राम से देखा कि सकाफत में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जिंदगी जीने के अंदाज में जो चीज़ें शामिल हैं वो सब सकाफत के अंदर हैं, जिसमें आपका मजहब, आपकी ज़बान, आपका रहन सहन, आपके रिवायात, आपकी जो चीज़ें भी शामिल हैं ज़िंदगी में, वो सब सकाफत में है। अब सकाफत में तब्दीली पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों में क्या क्या तब्दीली हुई वो आप पढ़ने वाले हैं, जो आपने इस लेसन में पढ़ा। और सबसे बड़ी जो तब्दीली जिसकी वजह से बाकी चीज़ों पर भी जिसका असर पड़ा वो थी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की। ठीक है, क्लियर है लेसन? समरी दे दी मैंने पूरे लेसन की। यहाँ इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ हमारी किताब नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 कंप्लीट होती है। इसके बाद आपकी बुक 3 है, उसमें जो आपकी बुक 3 है इसमें 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। दोनों में 3-3 लेसन हम हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
तो इसमें से ऐसा होगा कि या तो ए पढ़ लीजिए या बी पढ़ लीजिए। आपका जो पेपर आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, या तो मॉड्यूल ए के सवालों के जवाब दे दीजिए या मॉड्यूल बी के सवालों के जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें 3 लेसन और हैं आपके, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मॉड्यूल ए है यह है हिंदुस्तान में रियासत की इर्तिका से रिलेटेड। हिंदुस्तान में जो स्टेट्स बने हैं, जो रियासतें बनी हैं, रियासतें जो बनी हैं हिंदुस्तान में, उससे रिलेटेड है। इसमें 3 लेसन हैं। और जो आपका बी मॉड्यूल है इसमें हिंदुस्तान में सकाफत, कल्चर, हिंदुस्तान की जो सकाफत है इसके बारे में, इसमें भी 3 लेसन हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं सोच रहा हूं कि हम एक मॉड्यूल कर लें, क्योंकि एक ही आपको करना होगा एग्जाम में भी। या तो ए वाला कीजिएगा या बी वाला कीजिए, 3-3 लेसन है दोनों में, तो 3 लेसन हमें पूरे करने हैं। तो आप बताइए ए मॉड्यूल आपको कराया जाए या बी? जी, जवाब दीजिए, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। उसी के बेस पे फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी लेसन उसी के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। या तो ए वाले लेसन शुरू करेंगे हम, यानी लेसन नंबर 29A, 30A, 31A, या फिर बी वाला के 29B, 30B, 31B। देखिए जो बी वाला मॉड्यूल है ये आपके कल्चर से रिलेटेड है। आपने 10वीं में भी इंडियन कल्चर पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हम स्टेट्स वाला मॉड्यूल हम कर लेते हैं। हिंदुस्तान में जो रियासतें हैं उनकी इर्तिका किस तरह से हुई वो हम इंशाल्लाह करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एक जो पेपर आया था अभी अप्रैल वाले सेशन में, उसका एक पूरा एनालिसिस हम दे देंगे आपको कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से आपको इनके जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।